में जिसका आयोजन हो रहा था। और अब हम आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर के हमारे स्टूडियो, जहां पर आज के अंतरिम बजट को लेकर डिस्कशन जारी है। जी योगेंद्र। तो चलिए, आप स्टोन मार्क देख रहे थे जो जयपुर का वाकई एक पत्थर को कैसे तराशा जाता है उसकी कला से लेकर तमाम चीज़ों को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात यूनियन इंटरिम बजट की निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के बाद लगातार 6वां बजट पेश करने वाली है। और अगर यूं बात करें तो एक महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। इंटरिम बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ सरकार अनाउंस कर देती है। संकेत भी लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा कुछ संभावना नहीं होगी। जब जुलाई में पूर्ण बजट आएगा तब उस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन टैक्स पेयर्स को और बहुत सारे व्यापारियों को की उम्मीद थी कि शायद कुछ राहत की खबरें आ सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी बजट है। और जब जुलाई में बजट आएगा उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन हो चुके होंगे। उसके बाद में सरकार के पास में कोई बहुत मेजर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। सिर्फ एक ही होता है कि चुनाव जीत के और अब उसके बाद में हमें आगे काम बढ़ाना है। कहा तो यह जाता है कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए कुछ कड़वी दवा देनी होती है। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, कांटों भरा ताज होता है, लेकिन वो कांटे जब हम जेहन में उतारते हैं तो मखमली भी बन जाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ इंटरिम बजट पर चर्चा करने के लिए भरत मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, डॉक्टर अलका गौड़ जी हैं, चिकित्सक हैं, हमारे साथ सचिन कुमार जैन साहब हैं भाजपा से, और व्यापारी विष्णु कोलवाल साहब हैं, सीपीएम से भंवर सिंह शेखावत साहब हैं। मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा भरत आपका, इस इंटरिम बजट को लेकर के कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जिस तरीके से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात 4 जातियों की थी, किसान की, युवाओं की, महिला की और गरीब की, मुझे नहीं लगता वो कोई भी इसमें सार्थक होते हुए नजर आई। इन्होंने कहा माननीय वित्त मंत्री जी ने कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो आज तो आप अभी भी आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की बात करते हैं, तो किस तरीके से आपने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला? हमने टैक्स लिमिट की, आपने देखा कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% पर ये ले गए, लेकिन वहीं थ्रेशोल्ड लिमिट जो 7 लाख थी उसको नहीं बढ़ाया, उसके दायरे को नहीं बढ़ाया, एटीसी के दायरे को नहीं बढ़ाया, जहां एक आम आदमी 1.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात आयुष्मान भारत पर जो की गई, कोविड के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर जहां लोगों ने ध्यान देना शुरू किया वो था स्वास्थ्य। आज देखिए, जीएसटी 18% हेल्थ इंश्योरेंस पर लगती है और 80D की जो सीमा है वो 25,000 है, उसको नहीं बढ़ाया। आयुष्मान भारत सिर्फ 2011 के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं को मिलता है। एक मिडिल क्लास फैमिली महंगाई की मार से तो त्रस्त थी। इनकम टैक्स के अंदर जो वो उम्मीद करना चाहती थी वो उम्मीदों पे पानी फिर गया। कृषि के अंदर इन्होंने बात करी, इन्होंने लास्ट ईयर बजट में एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की बात की थी, उसके ऊपर किसी तरह का कोई बात नहीं की गई। जीएसटी एग्रीकल्चर उन चीजों पे लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह से आय दुगनी करने की बात नहीं हुई। इन्होंने कहा कि 5 करोड़ 5 साल में हम 2 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली के लिए मकान बनाएंगे। आपने 2022 तक का तो लक्ष्य लगाता है सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना देने का, लेकिन 30% तक ही अभी आप वहां पर पहुंच पाए। आप बात कर रहे थे इनकम की, टोटल जो इनकम अगर 100 रुपए सरकार की हो रही है उसमें से 20 रुपए से ज्यादा तो बोरोइंग्स है। आपके इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को मिलाकर टोटल 26% ही होता है। आपका फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जीडीपी की जो आप बात कर रहे हैं वो ग्रोथ रेट आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है योगेश जी, जिस हिसाब से ये बजट है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ कागजों में इन्होंने दिया है। एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास को जो बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि अरबपतियों को और उद्योगपतियों को जो फायदा होता है वो इसमें देखने को मिला है। खाई बढ़ती जा रही है गरीब और अमीर की। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। भंवर सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक पहला स्टेटमेंट लेना चाहूंगा आपका, बजट के तुरंत बाद की जो प्रतिक्रिया हम कहते हैं उसकी। पिछले 1 घंटे से हम ये बजट को देख रहे हैं आपके यहाँ बैठ करके, लेकिन जैसा कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि पता नहीं क्या पिटारा खुलने वाला है, लेकिन वो तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला भी हाल इसमें देखने को नहीं मिला। आम आदमी को कोई राहत इसके अंदर नहीं है। कह रहे हैं डबल 10 साल में, आने वाले 10 साल में एयरपोर्ट डबल करेंगे। अरे जो है जिनको तो बेच रहे हो, अब आप और एयरपोर्ट बना के क्या किसको, अडानी जी को माला माल करोगे? आम 10 साल का पिछला इतिहास बता रहे कि 10 साल में हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कहते हैं ना कि चुनावी भाषण जो है वो वित्त मंत्री ने पढ़ा। यहां कह रहे हैं कि साहब देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। 205 लाख करोड़ का कर्जा जिसके ऊपर बढ़ रहा है, और बजट का 20% ब्याज चुकाने में जिस देश का जा रहा हो,
वहां हालत क्या है वो आप समझ सकते हैं कि कोई राहत किसी को भी नहीं मिली है, ना युवाओं को मिली, ना किसानों को मिली। कर्जा देंगे, अरे कर्जा तो बैंक के वैसे ही दे दिया और उनके घर कुड़क कर रही है। जब उनसे कर्जा चुकता नहीं आम आदमी से तो उनके घर नीलाम होते, फायदा कर्ज का मिल रहा है सेठों को, जहां लाखों करोड़ कर्ज दे करके वो विदेशों में भाग गए। उनका क्या होगा कोई पता नहीं है। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनका एनसीएलटी के अंदर कर्जों का समावेश किया जाता है, वहां 50,000 करोड़ का कर्ज 5,000 में सेटल करके 45,000 करोड़ का फायदा उनको दे दिया जाता है। गरीब को अगर उसने एक मोटरसाइकिल भी लोन पे ले ली तो रास्ते में गुंडे आके उसकी छीन लेते हैं और बैंक को ले जाके वापस देते हैं। तो ये जो बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। आज गरीब आदमी ये कह रहा है साहब हमने 25 करोड़। अभी आपको बताना चाहूंगा पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ा है कि आम आदमी की इनकम 1% बढ़ी है केवल 10 साल में, और पूंजीपतियों की 16 गुना जो है इनकम बढ़ी है। तो ये देश में विकास हो रहा है पैसे वालों का। अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, ये बात निश्चित है कि दुनिया में अरबपतियों के मुकाबले भारत में अरबपति तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूंजी का संग्रह हो रहा है, लूट बढ़ रही है, देश की जनता की लूट बढ़ रही है और पैसे वालों के पास पैसा इकट्ठा ज्यादा हो रहा है। ये बात निश्चित है। बिल्कुल। अगर हम बात करना चाहें, टूरिज्म सेक्टर को फोकस किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, उनके चार्जिंग स्टेशन, हाई पावर चार्जर स्टेशन जो है उनके लिए कहा गया है। लक्षद्वीप का जिक्र किया है। मालदीव में जिस तरह की स्थिति बनी, 3 मंत्रियों ने मोदी पर कमेंट किया, उसके बाद से उन्हें सस्पेंड किया गया और मालदीव और भारत में थोड़ी सी ये कहूँ कि रिश्तों में खटास जो आई है उसे पाटने के लिए लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ लेकिन लक्षद्वीप का मैं जिक्र जरूर कर रहा हूँ, यहाँ जिक्र मुझे ये भी करना चाहिए, टूरिज्म सेक्टर की बात की जा रही है। टूरिज्म सेक्टर में विरासत आती है, हेरिटेज आता है, आपका कल्चर, संस्कृति, डेस्टिनेशंस, तमाम चीज़ें आती हैं। पिछले दिनों जब मैक्रो जयपुर आए थे तो उसको देख करके मुझे लगता है कि जयपुर के लिए भी इसमें कहीं ना कहीं एक हिडन हैप्पीनेस छिपी होगी। हमें लिए खुशी की कहीं कहीं कोई बात हो सकती है टूरिज्म को लेकर के। 75,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाएंगे। कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। व्यापार होता है और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उसमें होटल भी होंगे, आपके होटल इंडस्ट्री का दर्जा दिया ही जा चुका है और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जयपुर में पिछले दिनों जब मैक्रो आए थे, मोदी दोनों ने रोड शो भी किया था, तो उसको देख करके लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप का भी जिक्र किया गया है। मेट्रो और नमो ट्रेन जो हैं उन्हें बढ़ाई जाएंगी, 3 आर्थिक कॉरिडोर और बढ़ाए जाएंगे। इससे लगता है कि व्यापार उद्योग को नई एक उड़ान मिल पाएगी। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो यह बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा, इस बजट में व्यापारी प्रतिष्ठानों को, जो लघु उद्योग व्यापारी हैं, एक मध्यम पारिवारिक व्यापारी हैं, उनको इस बजट से कोई भी राहत नहीं मिली है। और बजट से ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री जी 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड हमको सुना रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 14 से 23 तक की बात को लेकर उन्होंने दिखाया है। सवाल यह है कि इन्होंने व्यापारी वर्ग को दिया क्या है? 1 रुपए का किसी को फायदा दिया हो तो बता दीजिए। व्यापारी के साथ जितना इस समय व्यापारी जितना दुखी है, अभी भाई साहब बोले थे भवर सिंह जी, लोन तो आप ले लीजिए, लोन चुकाने के पैसे नहीं है तो क्या होगा? फिर बैंक वाले आपसे क्या बोलेंगे? ऐसे करो, आपके 50 लाख पे आपको 10 लाख रुपए और मिल रहे हैं, आप 10 लाख और ले लो। वो 10 लाख क्यों लेता है कि उन 50 लाख के जो उन पे कर्जा है उसको चुकाने के लिए उसने पैसा और ले लिया। एक दिन ऐसा आएगा उस व्यापारी का कि उसको घर बार बेचना पड़ेगा। राजस्थान में तो इतिहास है कि जितने व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी के राज में अपने परिवार से सुसाइड किया है, ये एक इतिहास बन गया राजस्थान का। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास में लिखा जाएगा नाम कि व्यापारी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे परिवार के साथ सुसाइड करना पड़ा है, क्योंकि जो व्यापारियों को जो व्यापारी वही था ही नहीं कहीं भी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, देखिए अगर यही इसी बजट में अगर कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स होते तो ये कहा जाता है कि देखो चुनावी बजट है, धरातल पे उतर पाएगा क्या? योगेंद्र जी देखिए ये विचार आपके होंगे, ये विचार वित्त मंत्री जी के नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी के हो सकते हैं। आप इस बजट, अच्छा बजट तो हर साल ही पेश करते नहीं है, तो चुनाव तो भारतवर्ष में ऐसा कोई स्टेट है क्या जब 5 साल में कोई चुनाव ही नहीं होते? इस देश में लगातार 5 साल तक चुनाव होते हैं और 5 साल तक हमारी देश की एक संस्था है ईडी, जो किसी के जहां चुनाव होगी वहां भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है, जो कि शायद इतना बड़ा एजेंट है कि अभी मैं देख रहा था कि राजस्थान के एक विधायक के घर को मेवाराम जैन मिस्टर नाम था उनको ढूंढने के लिए गई। अरे वो कहां जाएंगे? तुम उनको बुला लो, आ जाएंगे। तुम सिर्फ दिखाना चाहते हो ईडी का काम क्या है? फंडिंग पैसे को पकड़ना।
ईडी का कहां से काम आ गया कि एक महिला ने रिपोर्ट कराई, तो थाने क्यों खुले? अभी आ रहा हूं सर आपके पास में, वापस आ रहा हूं। सचिन मित्तल, सचिन जैन साहब हैं 40,000 सामान्य रेलवे के अंदर कोई छूट वैसे नहीं है, हाँ। लेकिन 40,000 जो आम सामान्य नागरिकों के लिए बोगी है ना, उनको बंद करेंगे, नहीं अपग्रेड नहीं करेंगे, उनको बंद कर रहे हैं। आप ट्रेनों में जाके देखोगे जो जनरल क्लास थी वो करीब करीब बंद की जा रही है, हाँ। और आम जो गरीब आदमी है उसको मजबूर किया जा रहा है कि तू अपर क्लास का टिकट लेके यात्रा कर। गरीब आदमी के पास में पैसा नहीं हो चाहे, लेकिन उसको मजबूर कर रहे हैं। ट्रेनों में जो सामान्य श्रेणी के डब्बे वो खत्म कर रहे हैं। जो पहले 4-6 डब्बे लगते थे, मुश्किल से 1 डब्बा या 2 डब्बे आज ट्रेनों में लग रहे हैं। तो ये तो देश के गरीब लोगों के साथ कुटारा खाते हैं ना, कि वो यातायात का साधन भी नहीं दे पा रहे। सचिन जैन साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, वो इस बात का जवाब देंगे। सचिन जी, नमो ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स को जोड़ा जाएगा अन्य शहरों से। 40,000 बोगी जो सामान्य बोगियां हैं उनको अब वंदे भारत बोगीज में तब्दील किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर आपको फैसिलिटी लेनी है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। भंवर सिंह जी का आरोप है कि आम नागरिक जो यात्रा करना चाहता है वो कैसे कर पाएगा, उसके लिए सामान्य डिब्बे खत्म कर दे। एक बात, दूसरा, टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। व्यापार से जुड़े हमारे साथ कुलवाल साहब बैठे हैं, उनका साफ कहना है कि इसमें कोई राहत की छींटे नहीं है। लग रहा था कि कुछ मिल पाएगा व्यापारी को, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। तो मैं आपसे चाहूंगा इनका जवाब। योगेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार। जन टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आपका पहला क्वेश्चन था कि साहब ये जो ट्रेन के रिगार्डिंग था, उस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि जो ट्रेनें अपग्रेड हो रही हैं उसमें से पुराने डब्बे हटाए जाएंगे, ये कहाँ अनाउंस हुआ है? अभी हमारा बजट भाषण हम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें अपग्रेडेशन का मतलब ये थोड़ी है कि हमने सब चीजें हटानी है। इसमें जोड़ने की बात हुई है, मोटिवेट होने की बात हुई है, और उसका अपग्रेडेशन की बात हुई है। वंदे भारत बोगी में तब्दील बदल जाएगी। आप देखिए आज लोग गटर के अंदर यात्रा कर रहे हैं। रेल मंत्री और वित्त मंत्री बोलती है कि हम लोगों को अच्छी सुविधा देंगे। चलो एक बात, आज आप स्टेशन गटर में लोग यात्रा कर रहे हैं। हालत ये है। सचिन जी को बोलने दीजिए, अब उनका जवाब आने दीजिए। जी सचिन जी। सबसे पहले तो ये बजट लेखानुदान था, जैसा कि कहा भी गया था कि वोट ऑफ अकाउंट रहेगा, जिसमें खाली 3 महीने के खर्चे के लेकर ही बात की जाएगी। और जुलाई में जो बड़ा बजट आएगा, मेन बजट आएगा, उसी में सारी घोषणाएं होंगी। और ये इस बजट में भी बताया गया है कि जो 2 जुलाई का हमारा बजट होगा, विकसित भारत को देखते हुए वो बजट हम अनाउंस करेंगे। और यही चीज इस बजट से अपेक्षित थी, जो कि कई सारे चैनलों पे भी चर्चा हुई, आपके चैनल पे भी चर्चा हुई थी कि हाँ इसमें क्या घोषणाएं हो सकती हैं या ये लोक लुभावन बजट होगा। तो वैसा जैसा हम सोचते आए हैं कि कांग्रेस सरकार जैसा बजट देती थी इलेक्शन से पहले भी, वैसा बजट नहीं है। ये वो ही बजट है जो धरातल पे आएगा। तो जुलाई में जब बजट आएगा तब हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लेकर चर्चा हुई है। एक बात सचिन जी, आपने कहा कि कांग्रेस की तरह नहीं है, घोषणाएं तो आप लोगों ने भी की है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को क्यों कॉपी कर रहे हो आप इसमें? मैं ये कह रहा हूं कि सर ऐसी घोषणाएं नहीं है जो कि लोक लुभावन घोषणाएं हो। नहीं, आप देखिए ना, लुभावन नहीं, तभी तो बाकी सब कह रहे हैं। एक बात 11 लाख करोड़ नहीं, मेरी बात मैं पूछना चाह रहा हूं। नहीं, वित्त मंत्री जो मुख्य बात है देश के लिए कि 44.90 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर में उनका खर्च है अनुमानित, और इनकम कह रही है वो अनुमानित हमारी इनकम होगी 26 लाख करोड़। तो 26 लाख घर में आएंगे और 44 करोड़ आप खर्च करोगे, तो बाकी पैसा कहां से आएगा कोई पता? हवा में बात कर रहे हैं यार। तो 44 लाख करोड़ कहां से खर्च कर दोगे जब पैसा ही नहीं होगा घर में? पहले 205 लाख करोड़ का कर्जा बना हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूं कि 44 लाख मतलब देश को बनाओगे, बताओ ना देश को कि हम और कर्जे में डुबाएंगे देश को। 44 लाख करोड़ में से जो बेसिक खर्चा है वो कैपेक्स पे है 11 लाख करोड़। तो 11 लाख करोड़ का जो खर्चा है हम हमारे आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, विकसित भारत को लेके जाने के लिए कर रहे हैं। उस अभी तक भी हमारा जो कर्जा है, आप कह रहे हो 200 करोड़ का था, और यहाँ पर अभी जो फर्क आ रहा है, जो राजकोषीय घाटा है 5.8% ऑफ जीडीपी की बात हुई है, तो वो अनुमानित है। तो सर ये भी तो अनुमानित है, ये खर्चा हुआ थोड़ी है। बजट अनुमान कहलाता है, बजट का मतलब मैं कह रहा हूं आय बता रहे वो 26 लाख करोड़ आय होगी नहीं। पहली बात तो देखिए, आप 2 लाख करोड़ की इनकम नहीं हो रही है टैक्स से, जीएसटी। मैं वही बता रहा हूं कि जीएसटी का टैक्स बेस डबल हो गया है। आज हमारे जो टैक्स पेयर्स है वो 2.4 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो हमारा जो ईमानदार करदाता है वो कर देने के लिए तैयार है। कर सूचनाओं के लिए भी इन्होंने बोला कि एमएसएमई के लिए कुछ नहीं दिया गया। तो एक छोटी बात इसमें जो शायद सबसे छूट गई वो ये है कि 44 AD यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें हम क्या है, हमारे जो करदाता हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक था, 6% पे ही रिटर्न भरने की छूट दी जाती थी, ताकि उनको ज्यादा अकाउंटिंग से परेशानी ना हो, उनका सरलीकरण हो, वो किया गया है। प्रोफेशनल जो कि 50 लाख रुपए तक टैक्सेबल था, उसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए तक प्रेजेंटिव टैक्सेशन में डाला गया है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने ये बोला कि स्टार्टअप
पेंशन फंड और सोविनियर वेल्थ की छूट जो 31/3/24 को समाप्त होने वाली थी उसको भी बढ़ाकर 31/3/25 तक किया गया है। तो टैक्सेशन से रिलेटेड प्रावधान भी इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि समावेश किया गया है। एक सेक्शन 43B एमएसएमई के लिए ही स्पेसिफिकली अमेंड किया गया था, जिसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि जो एमएसएमई है, छोटे मंझोले उद्योग है, उनका पेमेंट करना कंपलसरी है 31/3/24 की बैलेंस शीट डेट के ऊपर, जो कि हमारे टैक्सेशन प्रावधान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता कहेंगे या एमएसएमई के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात कहेंगे कि भाई उनका जो फंड है, जो कैपिटल है उनकी, वो अटके नहीं। इसके लिए सरकार पूरी कमरबद्ध है और साथ ही साथ उसने ये चाहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर एमएसएमई जो हमारे उद्योग है, छोटे और मंझोले उद्योग है, उनको पेमेंट मिल जाए, समय पे मिल जाए। और इसके लिए कोई इसमें रिलीफ जो लोग मांग रहे थे वो नहीं दी गई कि नहीं, बड़े उद्योगों के लिए नहीं सोचते हुए इन्होंने छोटे उद्योगों के लिए इसको रखा गया है। तो एक सराहनीय कदम है। आप भी जानते हैं कि आज देश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 7% से ऊपर चल रही है, जबकि जब हमें 2014 में इकोनॉमी मिली थी तो 1.9 ट्रिलियन इकोनॉमी थी हमारी। अब हम 3.7 ट्रिलियन से ऊपर जा चुके हैं, और जिसमें बीच में कोविड भी आया और हमारी जो रैंकिंग थी वो बहुत नीचे थी, और अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में भी। और मैं एक बात जानना चाहूंगा सचिन आपसे यहाँ पे, ये मुझे लगता है कि मेरी नहीं आपकी खुद की भी जिज्ञासा होगी और एक आम आदमी पूछ सकता है ये बात। हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 7 भी कर रहे हैं हम इसे आगे ले जा करके। मुझे बताइए कि कर्ज इतना बढ़ता जा रहा है हमारा, फिर मेरे समझ में नहीं बैठ रही, अगर मान लो कोई घर कर्ज में डूबा हुआ हो और वो कह रहा है मेरे पास तो सारी तरह की गाड़ियां हैं, लग्जरियस मेरी लाइफ स्टाइल है। मैं योगेंद्र जी इस बात में आपको एक कहना चाहूंगा, कर्ज जो लिया जा रहा है अगर वो कैपेक्स में खर्च हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है तो वो उसका आउटकम आएगा, वो इनकम के रूप में आएगा, वो हमें हमारे उधार को चुकाने के लिए आएगा। अगर ये फ्रीबीज के लिए लिया जाता और ये इसके लिए लिया जाता, जैसा कि मैं वही कहूंगा, वापस से बोलना नहीं चाहूंगा भाई साहब, मैं फ्रीबीज अलग होता है। देश के पूंजीपतियों का 10 साल में कितने लाख करोड़ रुपया माफ किया गया, 14.5 जो डूब गया। फ्री बीज किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट किसी की बिजली माफ नहीं कर सकती, किसी के नल का पानी माफ नहीं कर सकती, स्कूल की फीस माफ नहीं कर सकती। अगर देना है तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिससे कि सभी राज्यों में लागू होगा। पर्टिकुलर तो है नहीं कि टूटी खोल दो, जहां डबल इंजन की सरकार वही मिलेगा, सिंगल वाली में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि फ्री बीज आप कहते किससे? 80 करोड़ लोगों को आज दे भी रहे आप हो, लोग सरकार क्यों दे रहे हो सुनिए उसको? अनाज दे रहे हैं 5 किलो, जिससे मुझे नहीं लगता है कि उनका घर काम भर चल रहा है। जाएगा। आपके घर में बाई आती है कि उससे पूछ लेना कि 5 किलो अनाज में तेरा काम चल रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि फ्री बीज में खर्च नहीं हो रहा ये पैसा, ये 80 करोड़ लोगों की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद भी आप उज्ज्वला योजना में लेकर के जाइए, वो पैसे कोई तो वहन कर रहा होगा, किसी के ऊपर भी डाले जा रहे होंगे। अगर मेरी पॉकेट में 10,000 रुपए हैं, वो 10,000 रुपए मुझे खर्च करने हैं, मैं अगर भिखारी को भी दे रहा हूं तो उसी में जा रहा है, मंदिर में चढ़ावे में भी जाना है तो उसी में से जाना है, मैं डॉक्टर को फीस दे रहा हूं तो भी उसी में से जाना है। अब मैं कहूं कि ये पैसा कोई बाहर से थोड़ी आएगा, और अगर मुझे कहीं से और ज्यादा खर्च करना है, लायबिलिटी को पूरा करना है, तो आपको बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। उसको भी चुकाएगा तो सही कोई भी, मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरे बच्चे चुकाएंगे, मेरी वाइफ चुकाएगी, जो मेरे नेक्स्ट जो भी जनरेशन मेरी है जिसपे मेरी लायबिलिटी होगी। तो फिर ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकेले कर रहे हैं, सभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप यहां बैठ के वो मत कहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, पहले वाले जो कर रहे हैं एकदम बकवास और गलत था, वो फ्री बीज कर रहे थे और हम लोग नहीं कर रहे थे। हर गवर्नमेंट, सुनिए, हर गवर्नमेंट वोट की फसल काटने के लिए दोस्त यही सब कुछ करती है। आप इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करिए। मलका जी, आपके पास में आना चाहूंगा एक बार, मैं वापस सचिन के पास में जाऊंगा। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो है ये केवल अभी उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपके फूड सिक्योरिटी एक्ट में है या बीपीएल में है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में सारे लोग कवर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है। आपको लगता है कि आज आप एक डॉक्टर भी हैं खुद, मेडिकल और एजुकेशन, अगर उस पर गवर्नमेंट कोई खर्च भी करता है तो मेरी नजर में वो व्यर्थ नहीं है, वो एक वेलफेयर है और होना चाहिए। क्योंकि आपको हेल्थ इंडेक्स बढ़ाना है तो आदमी दो जगह लुकता है, एक तो चिंतित होता है कि मेरी बच्चों की फीस को लेकर के, जो आपका भविष्य नहीं है, भारत का भविष्य है। एक दूसरा, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। कोई भी बीमारी होती है, आदमी शारीरिक रूप से कष्ट पाकर तो उसे सहन करता है, लेकिन जब जेब पर नजर आता है तो भगवान से प्रार्थना करते हुए सुना है मैंने लोगों को कि साहब बर्बाद हो गए, अब तो उठा लीजिए मुझे। आपको लगता है कि चिंता दूर करनी चाहिए, क्योंकि बीमार केवल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लोग ही नहीं होते हैं, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले तो मैं सारे जन टीवी के दर्शकों को नमस्ते करती हूँ।
जैसा कि योगेंद्र जी आपका सवाल है, तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है, हम इस चीज़ को भी नहीं झुटला सकते कि इससे लोगों को प्रिविलेज मिला है। महिलाओं की स्थिति भी सुधरी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनके थ्रू जो चाइल्ड एंड मदर मोर्टेलिटी रेट है उस पर भी कंट्रोल आया है। ये भी सच है कि हेल्थ और एजुकेशन ये इतने दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं किसी भी देश के लिए कि अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो वो देश जो है डेवलप कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और सरकार ने इस दिशा में काफ़ी अच्छे कदम भी उठाए, काफ़ी अच्छी योजनाएं भी लाए हैं। और जिस तरह से एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है उससे भी हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत फर्क आया है। प्लस जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं हैं उससे जो महिलाओं के अंदर स्टेम सेल्स की जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं। तो ये आयुष्मान भारत के लिए जिस तरह से ये वर्कफोर्स तैयार कर रहे डॉक्टर्स की वो बहुत जरूरी है। कदम सरकार का कहा जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन 9 से 14 साल के बच्चियों के लगेंगे। ये निश्चित रूप से इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, समय की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जब अब इसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे राजस्थान में चिरंजीव था, अभी कहते तो हैं कि आयुष्मान भारत योजना का ही उसमें सब कुछ था। आयुष्मान भारत में केवल एक सेगमेंट था, ये सबके लिए ओपन था। इसमें जो ऑडी और मर्सिडीज में चल रहा है वो भी काम ले सकता है और एक साइकिल वाला भी ले सकता है। इसमें आप और बेहतर करिए। 835 रुपए 55 रुपए का यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए आपका प्रीमियम था, आप उसको 1000 रुपए कर दीजिए। लेकिन हर व्यक्ति को जोड़ने की पहल होनी चाहिए इसमें। और एटलीस्ट इसमें यह भी हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर ओवर क्राउडेड होते हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उधर भी मूव कर सकते हैं, उसे इलाज मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को सोचना चाहिए कि समय की जरूरत है ये। मैं चलिए वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। एक बार मैं रुक करना चाहूंगा सीतापुरा स्टोन मार्ट का, जहां पे इस वक्त क्या हलचल चल रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया है और अब लगता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल वहां संबोधित करेंगे। सीधा स्टोन मार्ट लेके हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के नीचे एक इस तरह की एग्जीबिशन भी होती है जिसके जरिए एक नया क्या चल रहा है टूल्स में, इक्विपमेंट्स में, स्टोन से आप और क्या तैयार कर सकते हैं। आपके पास में रॉ मटेरियल है लेकिन उसे आप किस तरह से विश्व स्तर पर लेके जा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और चले वापस रुक करेंगे हमारे पैनल पे जो बजट को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं। भरत, वापस आपके पास में आना चाहूँगा। अभी सचिन जैन साहब का कहना था कि देखिए, मैं एक बात जरूर जानना चाहूँगा, जैसे कोलवाल साहब ने तो कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में अगर कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट होते तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि चुनाव है और केवल ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। अब जब बहुत ज्यादा घोषणाएं नहीं की हैं तो कोई राहत की खबर नहीं है। नहीं योगेंद्र जी, आप निश्चित तौर पर ये एक अंतरिम बजट है जिसमें जो इंडिया का कंसोलिडेट फंड है उस फंड से जो भी 3-4 महीने का जो सरकारी खर्चा होगा उस खर्चे के पैसे के लिए बात कही गई है। लेकिन जब आप बजट देते हैं तो आप एक विजन बताते हैं इस देश के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से सचिन जी भी बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कि 4 जो सेक्टर है, चाहे वो शिक्षा को ले ले, महिला को ले ले, युवा को ले ले। आप देखिए महिलाओं को जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा कांग्रेस ने एक देन दी थी मनरेगा का अगर आप पिछले 2 साल का बजट देखेंगे जो अलोकेट किया गया जिसमें प्रोविजनिंग की गई वो घटता हुआ है, वो कम होता हुआ गया। लोकसभा में भी जब सवाल पूछा गया तो इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं की गई। उसके अलावा आप ये देखिए एमएसएमई सेक्टर जो कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद बिल्कुल ही पिछड़ गए थे, उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। आपने प्रिजम्पटिव टैक्स बेसिस कहा जिसके अंदर 44 AD के अंदर आपको 3 करोड़ का आपको कह दिया कि 3 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपको अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपको 6% टैक्स जा रहा है, उसमें किसी तरह का आपको कोई कंसेशन नहीं मिल रहा, किसी तरह की जो आप खर्चे कर रहे हैं। आज एक ट्यूशन फीस भी 2 लाख से ज्यादा होती है। एक मिडिल क्लास की फैमिली अगर अपने बच्चे को पढ़ाती है तो 1.5 से 2 लाख तो उसकी ट्यूशन फीस हो जाती है। अब आप पीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, एनएसएससी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी तो रिबेट ही आपको नहीं मिल रही। इसके अलावा जो हमने बात करी किसानों के हमने राजस्थान में अलग से सेपरेट बजट दिया, आपने एग्रीकल्चर पे कोई बजट नहीं दिया। आपने किसान सम्मान निधि 12,000 की बात करी, वो भी तक आप नहीं दे रहे। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी, वो आप नहीं दे रहे। शिक्षा के अंदर आपने बजट को कम कर दिया। और फिस्कल डेफिसिट जो आप कह रहे हैं, अभी सही कह रहे थे जो पूर्व प्रवक्ता जी थे कि आपने 50% जो एस्टिमेट आपने लास्ट ईयर बनाया था उसका मात्र 50% ही रिवेन्यू हुआ है आपका। जो बाकी का है वो तो आप बोरोइंग्स ले रहे हैं और कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, हर व्यक्ति पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बजट था उस बजट में बहुत उम्मीदें थी एक आम आदमी के लिए कि हो सकता है जैसे एसेंशियल कमोडिटीज आटा, तेल, चाय, चीनी पे जो जीएसटी लगाई गई थी उस जीएसटी को हटा दिया जाता, हो सकता है रसोई गैस के अंदर और कुछ चीजें दी जाती,
पेट्रोल और डीजल के वेट के ऊपर राजस्थान में जो सरकार बनकर आई है और जो उम्मीद थी कि मोदी जी गारंटी की बात कर रहे थे कि मेरी दी गई हुई बात गारंटी पूरी होती है, तो हमें राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि क्या पता पेट्रोल डीजल पर से वैट कम किया जाएगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी। तो गरीबों से पैसा लेकर अमीरों को देने का काम इस बजट में हमको देखते हुए दिखा है। कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर बात की गई है, जो पुरानी योजनाएं थी उन योजनाओं पे कोई एक नर्सिंग कॉलेज की बात की गई। लास्ट ईयर बजट में 117 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई थी, एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं खुला है। तो मेडिकल पे तो कैसे आप बात कर सकते हैं? इनकी एफिशिएंसी देखिए आप, उस एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क करता हूं मैं। जी भंवर सिंह जी, थोड़ा शॉर्ट में मैं चाहूंगा क्योंकि मुझे वापस एक बार फिर स्टोन मार्ट जाना है। देखिए, कुछ राहत की भी खबरें होंगी बजट में। वैसे आप खुद बता दीजिए ना कि भाई ये राहत की खबर है। आज जैसे देखिए, वैक्सीनेशन की बात कही गई है। वैक्सीनेशन, ये एक सरकार जो है ना, इसका चरित्र क्या है? सबसे पहला तो आप और हमको ये समझना चाहिए, उसके लिए वैक्सीन की जरूरत है, जन और कल्याणकारी। इसलिए सरकार के पहले इंजेक्शन लगना जरूरी है, उसका वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने अपना चरित्र छोड़ दिया।